ठंडे और हसीन मौसम के लिए मशहूर पर्वतों की रानी मसूरी इन दिनों भीषण गर्मी से झुलस रही है। हालांकि हर बार मौसम में परिवर्तन होता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिससे यहाँ का तापमान भी बढ़ रहा है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश होने से गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं पर्यावरणविद और समाज सेवी रेनू पॉल बताती हैं कि पहले जब गर्मी पड़ती थी तो बारिश से तापमान में ठंडक पैदा हो जाती थी, लेकिन इस बार अंधाधुंध निर्माण और पेड़ों की कटान से मौसम में भारी बदलाव देखा जा रहा है। देखिए, इसके विभिन्न कारण हैं और अगर हम एक ही किसी विशेष कारण को तरफ ना ध्यान देके अगर मैं संक्षिप्त में सारे कारण आपको गिनाती हूँ। एक तो हमारा जो ग्रीन कवर इरोड हुआ डेवलपमेंट के लिए, चाहे टूरिज़्म के लिए, चाहे रिलीजियस टूरिज़्म के लिए, चाहे अर्बन एक्सपेंशन के लिए, वो एक बड़ा कारण है। और हमारे फॉरेस्ट लैंड अगर आप देखें तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डाइवर्टेड फॉर वेरियस डेवलपमेंट पर्पसेस, चाहे रोड के लिए लें, चाहे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए ले लें। और देहरादून शहर में भी एक ही दिशा में 4-4, 6-6 रोड्स बनाई गई हैं। दूसरा, फॉरेस्ट फायर्स मैं एक दूसरा मेजर कारण देखती हूँ, क्योंकि उसमें हमारे ट्रीज़ ही नहीं उसमें जले, बल्कि जो ग्राउंड कवर होता है, आपकी रिच बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ का तो हम बात ही छोड़ दें, तो ये सब बहुत बड़ा नुकसान। और वो वेदर चेंज में और जो कार्बन रिलीज़ में, ये सब उसका एक जो हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी एयर क्वालिटी पे, हमारी वाटर बॉडीज़ पे उसका बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। जो टेम्परेचर तो उसका बढ़ना एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी वाटर बॉडीज़ जिनकी वजह से हमारी एक माइक्रो क्लाइमेट थी, जो कि रिवीन्स थी, जो हमारी नेचुरल फायर लाइंस थी, उनका इरोड होना, उनका एनक्रोच होना, उनमें रबल और कंस्ट्रक्शन वेस्ट और अर्बन वेस्ट उसमें डाल देना, तो वो सारी जो हमारी नेचुरल फायर लाइंस जो कि मॉइस्चर भी मेंटेन करती थी, और जो हमारी नदियाँ उनकी आप वाटर क्वालिटी और आप खुद देखें उसमें वो एक तरह से जो इस एरिया से फैमिलियर नहीं है वो उनको नाला या ड्रेन कहते हैं। जबकि हमारी, अगर मैं देहरादून वैली की बात करूं, तो इसमें कम से कम बड़ी और छोटी मिला के 100 नदियाँ हैं, और वो गिन भी चुके हैं हम लोग, सर्वे भी कर चुके हैं, बट गवर्नमेंट ने अभी तक ना उनका सर्वे करा है। तो वो अब एक या छोटे जो हमारे पॉन्ड्स भी थे या जो और वाटर बॉडीज थी, सभी इरोड हो गई हैं और सभी मेजर पॉल्यूटेड। तो उसका जो आप सब जानते हैं कि वाटर बॉडी से ही रेन भी आती है, आती है, और उसका एक टेम्परेचर कंट्रोल में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वो वाटर बॉडीज़ का इरोड होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारा अर्बन एक्सपेंशन इतना हुआ कि जो गाँवों की लैंड म्यूनिसिपल एरियाज़ में आई, वो उनका कोई ज़्यादा अकाउंट नहीं रखा गया, और वो मेजर एनक्रोच होके रिज, पूरी रिज, पूरी ग्राउंड्स, पहले तो ग्राउंड कवर कटा उनका, उनमें फॉरेस्ट फायर्स और वो फायर लगाई गई श्रब्स वगैरह को जलाने को। तो ये सब इतने चीज़ें और इतने कारण मिलके भी अगर हम सोचें कि पानी की कमी नहीं होगी या हमारा टेम्परेचर उसी तरह का जिस तरह की पुरानी प्लेजेंट वेदर के लिए एक पहचान थी, हमारी आइडेंटिटी थी, तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। क्योंकि पूरे साल जो वेरियस पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि माइनिंग के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या अर्बन एक्सपेंशन के लिए जो नॉर्म्स थे या लीगल प्रोटेक्शन थे, उनको बहुत रिलैक्स करा गया। और उन्हीं का एक हम बड़ा कारण देते हैं कि जो ग्राउंड कवर या ट्रीज़ का कटना लार्ज नंबर और मेगा प्रोजेक्ट्स तो एक मेजर कारण है ही इस जलवायु परिवर्तन का। और एक अर्बन हीट के और या हीट वेव के सबसे ज़्यादा इंस्टेंसेस उत्तराखंड में हुए, 2022 का डेटा है।
तो उसमें एक पहाड़ी राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड में हीट वेव के सबसे ज़्यादा इंस्टेंस पूरे कंट्री में होना भी एक हमारी पॉलिसी में कमी या एनवायरनमेंट पे ध्यान ना देने को दर्शाता है। और इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट का ही एटीट्यूड ना चेंज हो या पॉलिसी चेंज ना हो, बल्कि आम आदमी को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के एज में जहाँ की सब और अन्य कंट्री, इवन एशियन कंट्रीज़ उसके लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। हम अपने ऑलरेडी जो हमारे पास प्राकृतिक संपदा थी, हम उसको नष्ट कर रहे हैं या उस तरह की पॉलिसीज़ पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उसमें पॉलिसी इंटरवेंशन होना, जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। भीषण गर्मी पड़ रही है, जैसे पहाड़ भी छोटे नहीं हैं। मसूरी में मई जून के महीने में मैक्सिमम तापमान 20 डिग्री होता था, 20 डिग्री सेल्सियस, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती तो 22 से 25 के बीच में जाता था। लेकिन इस बार मसूरी में इतनी गर्मी पड़ रही है कि यहाँ के लोग परेशान हैं। जैसे प्लेन्स में है, गर्म हवाएं चल रही हैं और टेम्परेचर 32 डिग्री पहुँच चुका है मसूरी का, जो निश्चित ही मसूरी के लिए ठीक नहीं है, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से ठीक नहीं है। और इसके कई कारण हैं। जो लगातार यहाँ पर पेड़ों का कटान हो रहे हैं, लगातार पूरी ज़मीनें को जो है सीमेंट से पार दिया गया है, जिससे ज़मीन में पानी नहीं जा रहा, पहाड़ काटे जा रहे हैं और वाहनों की संख्या तो कई गुना बढ़ गई है। इस मसूरी में स्कूटियाँ, बाइकें, कारें इतनी हैं कि यहाँ भी जाम लगने लग गया है। तो यही सब कारण हैं, और अगर यही रहा, इसी तरह से रहा, तो आने वाले दिनों में बर्फ़ देखने मसूरी वालों को भी कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो ये मसूरी के लिए अच्छा नहीं है, इसमें लोगों को समझना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए, ज़मीन को ज़्यादा पक्का नहीं करना चाहिए, स्कूटियों का या बाइकों का इनका चलन थोड़ा कम करना चाहिए, तब जाके मसूरी का वातावरण जो है पहले की तरह बन सकता है। मसूरी में ओक ग्रोव स्कूल का 137वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें कि छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ जय वर्मा सिन्हा ने स्कूल वैली मैदान में स्कूल का झंडा फहराकर समारोह का उद्घाटन किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। स्कूल के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि ने नवनिर्मित छात्रावास, विज्ञान, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ओक ग्रोव स्कूल के प्रधानाचार्य नरेश कुमार ने प्रतिष्ठित संस्थान की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। आज इस स्कूल का 137वां साल हुआ सर, और जब से स्कूल बना है उस समय की पद्धति, उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय की सब कुछ अलग थी। हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे, जिस ढंग से हम लोग को शिक्षा दी गई थी और आज परिवर्तन हुआ है। उस समय स्मार्ट क्लास बोल के कोई चीज़ हम लोगों ने सुनी नहीं थी, देखी भी नहीं थी। तो समय के साथ साथ परिवर्तन होना तो नियम है। तो जैसे क्योंकि स्कूल हम चलाना चाहते, ये स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, रेपुटेड स्कूल है, और हम इसको समय के साथ, जैसे समय की ज़रूरत है, समय की मांग है, बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया जाए। ऐसा ना हो कि बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के निकले और फिर बाहर जाके सोसाइटी में जाके वो उनको लगे कि हमने कुछ मिस किया, हमें ठीक से पढ़ाया नहीं गया, हमें ठीक से ट्रेनिंग नहीं करी गई, हमारी ठीक से डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो इसलिए समय के साथ रहते हुए, जैसे आज की डेट में जो भी तकनीक, जो भी पद्धति से शिक्षा दी जाती है, उसको हम लोग देना चाहते हैं, और इसलिए समय समय पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और भी फैसिलिटीज़ पे इम्प्रूवमेंट, एडिशन, डेवलपमेंट कर रहे हैं। उनको जैसे मालूम है, चारधाम प्रोजेक्ट में ऋषिकेश से, योगनगर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का काम चल रहा है। करीब करीब 125 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा। ये बन जाने से जो आज रोड से डिस्टेंस करीब 180 किलोमीटर पड़ता है और जो जाने में करीब 4 घंटा लगता है, वो करीब हमारी जर्नी, जब ट्रेन का लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो वो 2 घंटे में हम ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुँच जाएंगे। वही एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। बाकी कुछ जगह पे सर्वे भी है। सर्वे बहुत इनिशियल स्टेज पे, जैसा कि जानते हैं कि हिमालय यंग माउंटेन से, हिमालय में काम करना काफ़ी दिक्कत है। बट अभी जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें काम काफ़ी अच्छी गति से चल रही है। ये इस प्रोजेक्ट ने ये भी बताया है कि TBM मशीन के द्वारा टनल की बोरिंग हो सकती है, क्योंकि इसके पहले तक दूसरे, रेलवे ने तो नहीं पर दूसरे विभागों ने, चाहे बिजली के कारण या दूसरे कारण, TBM मशीन का उपयोग करने की कोशिश की थी। वो इट वॉज अ अटर फेलियर। बट हम लोग अभी
नए पद्धति से काम कर रहे हैं और TBM मशीन सक्सेसफुली काम कर रहा है और आशा करते हैं ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद भारतीय रेलवे ये भी प्रूव कर पाएगा कि हिमालयन सेक्शन में TBM से भी काम हो सकता है। देखिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग हम लोग तो टारगेट बना के रखे हैं कि 26 के एंड तक हो जाए, बट जैसा कि आप जानते हैं कि टनल के काम में कभी कोई बाधा आ जाता है। अभी आपके टनल में नवंबर में एक हादसा हुआ था रोड के प्रोजेक्ट में, तो यदि उस तरह से कोई हादसा या कुछ चैलेंजेस ना आए तो दिसंबर के एंड तक हो जाना, 26 के एंड तक हो जाना चाहिए। हम लोग का एक बड़ा प्रोग्राम सैंक्शन है जिसमें प्लेटफॉर्म तो क्या पूरे स्टेशंस की अपग्रेडेशन रीडेवलपमेंट हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। तो भारतीय रेलवे में बहुत सारे स्टेशन है, उसमें हमारे उत्तर रेलवे में ही करीब 140 स्टेशन है। सब जगह डेवलपमेंट का काम हो रहा है, नई चीज़ें बनाई जा रही है दोनों तरफ स्टेशन को। दोनों जनरली ये देखा गया है कि स्टेशन सेंटर में होता है शहर के, तो दोनों तरफ की एंट्री डेवलप की जा रही है और स्टेशन को मेन कल्चरल सेंटर, मेन सेंटर ऑफ द टाउन बनाया जाएगा। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट भी किया जाएगा उसमें ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि उस एरिया की जो खासियत है, उस एरिया में यदि कोई ऐतिहासिक उस एरिया की है या कोई मंदिर है या कोई पौराणिक उसकी विशेषता है, उस हिसाब से उसका आर्किटेक्चर बना। अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत नगर के आसपास अचानक आए भयंकर आंधी तूफान ने भारी नुकसान किया है। तूफान इतना भयावह था कि रानीखेत और उसके आसपास के इलाके में कई पेड़ टूटकर गिर गए। पेड़ के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जन लोग घायल हुए हैं। दबे हुए लोगों को पुलिस की ओर से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार हेतु नजदीकी राजकीय चिकित्सालय रानीखेत भेजा गया। रानीखेत में हुई घटना में घायलों का हालचाल जानने के लिए पूर्व लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटाल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों को हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। आज रानीखेत क्षेत्र में जो आपदा आई है, जो तूफ़ान आया है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आज रानीखेत और तड़खेत ब्लॉक के गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें आज 13 लोग घायल हो चुके हैं और एक की आकस्मिक मृत्यु भी हो चुकी है, जिसके लिए मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूं। पर उससे ज़्यादा दुख मुझे तब हुआ जब मैं रानीखेत हॉस्पिटल में आया और यहां पर पूर्व विधायक रानीखेत और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी द्वारा एक यहाँ पर हाईटेक एम्बुलेंस दी गई थी, जो बीमार लोगों को यहाँ से उपचार के लिए जल्द से जल्द बाहर ले जाया जा सके। पर इस दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट आते हैं या कोई भी दुर्घटना होती है जिनको इमरजेंसी में एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है, इस हॉस्पिटल से उस एम्बुलेंस का ना मिलना सबसे बड़ा दुख है। और ये एम्बुलेंस माननीय पूर्व विधायक करण मेहरा जी ने गरीबों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए निःशुल्क तौर पे दी गई थी। और मैं पुनः एक बार और बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये व्यवस्थाएं जो हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा अराजकताएं फैली हुई हैं, अगर ये अतिशीघ्र दूर नहीं हुई तो मैं पुनः इस क्षेत्र की जनता के लिए, यहाँ की आवाम के लिए पुनः आंदोलन करने के लिए तत्पर रहूँगा। और से यहाँ पर हर साल की परंपरा है, वो शाम को आना था यहाँ पर, लेकिन बीच में ही दिन में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सूचना मिली कि एकदम तूफान रानीखेत शहर उसके आसपास में है और उसकी वजह से 10-15 मिनट में काफ़ी तबाही, काफ़ी नुकसान भी हुआ। 13 लोगों को बताया जा रहा है कि उससे पीड़ित भी, एक तो अकाल मृत्यु के भी हो गए हैं, 2-3 को नहीं ये हल्द्वानी रेफ़र भी किया गया है। 2-3 लोगों से जो यहाँ पर मैं मिला भी हूँ। 2 लोग एक दूसरे गांव के संदर्भ की घटना है कि वहाँ भी आंधी तूफान से पेड़ आया, गाड़ी के ऊपर गिर गया, उनकी पोजीशन ठीक है। मैं जो इस एकदम आई इस आपदा में जो जिनकी मृत्यु है उस परिवार के साथ में बड़ा आर्थिक दुख भी व्यक्त करता हूँ। शासन से भी अनुरोध कर रहा हूँ ताकि उनकी मदद की जाए। जो घायल हैं तो उस पर 2-3 लोग सीरियस घायल होकर के रानीखेत से रेफ़र होकर के हल्द्वानी की ओर गए हैं। शासन प्रशासन से भी अनुरोध करूँगा कि संज्ञान लेंगे और जो भी संभव उनकी सहायता हो। और एक बड़ी खास चीज़ है, जिला प्रशासन से विशेषकर वन विभाग से भी अनुरोध है कि इस तरह के आंधी तूफान में अधिकांश वो पेड़ गिर रहे हैं जो किसी न कारणवश आग के शिकार हुए हैं, तो ऐसे भी रोड के आसपास के इस तरह के हम चिन्हित कर लें कि आने वाली आंधी तूफान से अगर कभी आए तो इस तरह के हादसे से
बचा जा सके। मैं फिर पीड़ित परिवार के साथ अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और राज्य सरकार से अनुरोध भी करूँगा कि उचित उनको आर्थिक मदद भी दें। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई सभागार में अधिकारियों के साथ बिजली कटौती और पेयजल किल्लत सहित कैंची धाम में लगने वाले मेले के संबंध में तैयारियों को लेकर बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों को पूरी तत्परता से यातायात और पर्यटक सीजन की समस्या का समाधान ढूंढने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खुद अधिकारियों के साथ फील्ड में जाकर फिल्टर प्लांट और सड़कों का निरीक्षण भी किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस बार भीषण गर्मी के चलते विद्युत विभाग के ऊपर काफी लोड है। ऊर्जा संकट न हो इसके लिए त्वरित कार्य योजना पर कार्य किया जाएगा। देखिए, अत्यधिक लोड होने के कारण से, ज़्यादा दबाव होने के कारण से ट्रांसफार्मर इत्यादि बार बार ख़राब हो रहे थे। लाइन लॉसेज ज़्यादा है, उसको ठीक करने के लिए कहा है और विभाग जो है उस पर योजना बनाएगा। और फिलहाल शॉर्ट टर्म जो अभी तात्कालिक जो परेशानी है, उस परेशानी से हमने कहा है कि उसका रास्ता निकाला जाए जिससे कि लोगों को दिक्कत न हो। और उसके अलावा दीर्घकालिक योजना पर काम होगा और उसमें यूपीसीएल और पिटकुल दोनों ही मिलकर इस पर काम करेंगे, जिससे कि जो है जो नए जो बिजली घर बनाए जाने हैं उन पर भी काम होगा और सब स्टेशन इत्यादि जो बनने हैं। कल भी मैं इसमें एक मीटिंग करूंगा और आज देहरादून में मैं प्रातःकाल यहाँ आने से पहले इस संबंध में मैंने सारे दिशा निर्देश ऊर्जा सचिव को और ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों को दिए हैं और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी सब लोग मिलकर, लेकिन चूँकि चुनौती है और ये समस्या थोड़ा सा इस प्रकार की है कि एकदम से जो है उसका ये नहीं कह सकते कि सबके हाथ में ही है, थोड़ा उसमें समय भी लगेगा, लेकिन फिर भी लोगों को चूँकि परेशानी न हो, हमने कहा है कोई वैकल्पिक रास्ता उसका निकाला। नहीं, जितने भी हमारे ज़िले में, इसमें नैनीताल ज़िले में लगभग 11 पार्किंग का काम चल रहा है और अन्य भी अभी जो पार्किंग यहाँ से प्रस्तावित होंगी उन सभी को जल्दी से जल्दी हम यात्रा प्राधिकरण जो हमारा प्रस्तावित है उसके तहत स्वीकृति मिल जाएगी। और अभी जो हमारी कैंची धाम की जो मान्यता है वो पूरे विश्व स्तर पर बढ़ती जा रही है और कैंची धाम इन सालों में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ी है बाबा के भक्तों की। तो उसका ठीक प्रकार से प्रबंधन हो, ठीक प्रकार से लोगों को आने जाने की सुविधा हो, उनको परेशानी ना हो, क्योंकि रास्ते सीमित हैं, 40-50 हज़ार लोग आते हैं तो बहुत चौड़े रास्ते नहीं हैं, पहाड़ के रास्ते हैं। उसी में से रास्तों का चौड़ीकरण, यात्रा का प्रबंधन, जाम इत्यादि से जो है लोगों को जो परेशानी होती है उसके लिए प्रशासन जो रास्ता है वो करेगा और इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं। उसी संबंध में यहाँ पर आज विस्तृत रूप से चर्चा भी हुई है कि उसके पीछे बस हेतु यही है कि से कम लोगों को समस्या हो। प्रदेश सरकार को खनन से सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, लेकिन फिलहाल खनन सत्र समाप्त हो गया है। प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हिमांशु बागली ने बताया कि खनन सत्र संपन्न हो गया। मानसून सत्र को देखते हुए नदी को हर साल खनन कार्य के लिए बंद कर दिया जाता है। अक्टूबर माह में अब फिर से खनन कार्य शुरू होगा। अब नदी में जाने वाले सभी रास्तों पर खाई खोदने का काम किया जा रहा है ताकि नदी में अवैध खनन न हो सके। उन्होंने बताया कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए सचल दल व गश्ती टीम को अलर्ट किया गया है। गौला और नंधौर नदी का जो एफसी क्लियरेंस था 31 मई तक का था, तो जिसके कारण से कल नदी बंद हो गई है। गौला नदी में इस वर्ष 41 लाख घन मीटर माल निकला है और नंधौर नदी में 7,65,000 घन मीटर माल निकला है। अब चूँकि नदी बंद हो गई है तो जितने भी नदियों के रास्ते थे उनको काटने के निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं और कार्रवाई चल रही है, जिससे कि कोई भी अवैध खनन इस बीच में ना हो पाए, वो किया जा रहा है। जी देखिए, नदी के जो हमारे रास्ते हैं उनको तो हम काट रहे हैं ताकि उन रास्तों के माध्यम से अवैध खनन ना हो सके। इसके अतिरिक्त कई रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर मानसून के समय खतरे की संभावना होती है, तो उसके लिए हमारे डिवीज़न में सुरक्षा दल एक गठित है। उसके अतिरिक्त रेंज के जो स्टाफ हैं उनको भी लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं कि वो गश्त करते रहें और कहीं भी अवैध अगर खनन का प्रकरण सामने आता है तो संबंधित वाहन हो या व्यक्ति हो उसके विरुद्ध वन अपराध दर्ज करें और विधिक कार्रवाई करें।
गर्मी के कहर के चलते बिजली देने वाले ट्रांसफार्मर भी गर्म हो रहे हैं। बिजली विभाग इन्हें कूलर और पंखे लगाकर ठंडा कर रहा है। हालांकि इसके बाद भी ट्रांसफार्मर के तापमान में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ रही है। बिजली घर में लगे 12.5 MVA के 2 ट्रांसफार्मरों के लिए कूलर और पंखे लगाए गए हैं। वहीं बिजली विभाग ग्रामीण विद्युत वितरण खंड के EEDD पांगती ने बताया कि बढ़ते तापमान के चलते ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए कूलर व पंखे की व्यवस्था की गई है, जिससे ट्रांसफार्मर में पड़ा ऑयल ठंडा रहे और ट्रांसफार्मर के तापमान में भी कमी बनी रहे। मैं ये कहना चाहूँगा, समस्त जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस बार जो गर्मी पड़ी है वो उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा पड़ गई है और जिसके कारण जो हमारा विद्युत बाहर में जो बढ़ोतरी हुई है वो भी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा हो गई है। हमारी पूरी तैयारियाँ थी, हम इस बार पूरे आश्वस्त थे कि इस बार हम गर्मियों से इसमें इस प्रकार की कोई समस्याएं हमारे पास नहीं होंगी। उसके लिए हमने अपने पावर परिवर्तन की क्षमता वृद्धि करी है, अपनी लाइनों का करेक्शन किया है, उनका लाइनों का अमेंडमेंट किया है हमने चीज़ों को, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर भी हमने लगाए हैं। हमारी पूरी तैयारी इस बार थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये ग्रोथ हुई है गर्मी में और उसके कारण जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया है लोड में बढ़ने का, वो हमारी उम्मीदों से कहीं ऊपर चला गया है, जिसके कारण हमें अभी रोस्टिंग भी करनी पड़ रही है पिट कंट्रोल से के आदेशानुसार। कई बार उनकी भी जो परिवर्तक है उनकी जो क्षमता है उससे ऊपर चले जा रहे हैं और जो हमारे केबल वगैरह हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं। उसके बाद पूरा प्रयास करेंगे समय समय पे उनको तुरंत बहाल करें और लोगों की विद्युत आपूर्ति बहाल करें। ऐसे में सम्मानित जनता से मेरा यही अपील रहेगी कि आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हुए इस जंग को जीतने का काम सहयोग करेंगे। हमारा ये बड़ी सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण जंग है और मैं सभी से अपील करूंगा कि अपना जो लोड है वो बांट के चलाएं, सारा का सारा लोड एक साथ ना डालें और जितना संभव हो सके बिजली बचाने का प्रयास करें और सहयोग करें बिजली विभाग के कार्य में। कुछ ही महीने की बात है, बरसात होते ही सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तब तक आपसे सहयोग की अपील किया। हम लोग अभी अपने कूलिंग के लिए अपने कूलर लगाए हुए हमने पावर ट्रांसफार्मर में, बोरे और पानी के छिड़काव के कारण हम उनको ठंडा रखने का प्रयास कर रहे हैं। भयंकर गर्मी से निजात पाने के लिए यही एकमात्र सॉल्यूशन हमको नजर आ रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।